आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर लास्ट टॉपिक यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में क्या खास बात लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हम यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले बता देना चाह रहे हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग अपने इंडिया के थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको मालूम है इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन भी कहते हैं। उसके बाद फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका लोकल गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक में, पूरे इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि इंडिया के थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हमारा 2 चीज़ आता है। म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ पे, शहरों में, और पंचायत बोलो या फिर पंचायती राज बोलो, कहाँ पर, गाँवों में आता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक में आपको क्या क्या और नया मिल सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इंडिया जो है ना, और अच्छा एक चीज़ हमने आपको पहले भी कहा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री में आज भी जो है 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलता है, पहला सेंट्रल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है ना कुछ ही कंट्री में है। लोकल गवर्नमेंट हर एक कंट्री में नहीं है, क्योंकि वहाँ के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे भारत का पॉपुलेशन देखा जाए तो अभी करेंटली जो है भारत का पॉपुलेशन लगभग ऑन एन एवरेज 140 करोड़ के आसपास है ना। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन को संभाल पाना 2 गवर्नमेंट का बस के बात का नहीं है, यानी कि 2 गवर्नमेंट के बस का बात नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ पे तीसरा गवर्नमेंट लाना पड़ा, जिसका नाम पड़ा क्या, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोगों को यहाँ पे तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी और हमने उसको ला भी लिया, जिसका नाम पड़ा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल लोकल गवर्नमेंट इज नीडेड। और इतना बड़ा पॉपुलेशन को देखते हुए हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से चल पाए, इसको देखने के लिए पूरी तरीके से हम लोगों ने लोकल ऑफ गवर्नमेंट को भी लाया, और वही हमारा है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब वही है जो कि आपने अभी पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फिर भी समझ लेते हैं एक बार। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि जब आप क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देखो एक होता है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, कि सारा पावर जो है एक ही जगह पे इकट्ठा रहेगा, यानी कि बेसिकली बात किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बात कर देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का, इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के अपने पावर को शेयर कर देगा किसी तीसरे गवर्नमेंट को, और वही हमारे भारत में क्या कहलाता है, लोकल गवर्नमेंट कहलाता है, यानी कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब पावर को हम लोग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वही हमारा कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर डिसेंट्रलाइजेशन को लाने का क्या ज़रूरत पड़ा, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को लाने का क्या ज़रूरत पड़ा। तो जवाब बड़ा सिंपल है, पॉपुलेशन को देखकर, है कि नहीं। हमारा जनसंख्या क्या बहुत ही बड़ा है, तो इतना बड़े जनसंख्या को हैंडल कर पाना 2 गवर्नमेंट का बस का बात नहीं था, इसीलिए हमारे पास तीसरा आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद the basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। देखिए हमारे इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और लगभग जो है हर किसी को जो है ना डेली कुछ ना कुछ समस्या होता ही है। किसी का किसी दिन मंदिर से चप्पल चोरी हो गया, किसी का मुर्गी चोरी हो गया, किसी का कोई लोटा उठा के भाग गया, कोई किसी के घर में चोरी कर लिया, एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का मर्डर कर दिया, गोली मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार का समस्या होते रहता है ना। तो इस प्रकार का समस्या हम लोग, जैसे मान लीजिए यदि शहरों में चोरी होता है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाकर वो शिकायत अपना दर्ज कर लेगा। ठीक है, लेकिन यदि एक छोटा सा गांव है और उस गांव से जो शहर है बहुत दूर है, और मान लीजिए उस गांव में रहने वाले एक इंसान का मुर्गी चोरी हो गया, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या वो आदमी उतना दूर चल के पुलिस स्टेशन आएगा कि इंस्पेक्टर साहब हमारा मुर्गी चोरी हो गया, मेरा मुर्गी ढूंढ के दीजिए? ऐसा कहे क्या कभी वो कहेगा? नहीं कहेगा।
तो गांव के स्तर पर जो छोटे मोटे हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस प्रकार से वहीं पे ख़त्म कर लिया जाए, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। किस में? लोकल गवर्नमेंट में। तो लोकल गवर्नमेंट हमारे सामने इसलिए आया क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको कि छोटे लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि गाँव के प्रॉब्लम को गाँवों में ही सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए हमारे पास आया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी। जैसे मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट बेसिकली किसके लिए बात करता है? गाँवों के बारे में, और शहरों में छोटे छोटे हमारे एरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, है ना। तो छोटे छोटे गाँवों में जो समस्या हमारा होता है उस समस्याओं को तुरंत निपटा लिया जाए, उसके लिए लोगों को भटकना ना पड़े, इसीलिए हमारा आया लोकल गवर्नमेंट। और आपको मालूम है कि गाँवों में क्या होता है? हमारा सरपंच होता है, मुखिया होता है ना। वो सारे लोग हमारे बातों को सुनते हैं और हमारे लिए फैसला लेते हैं, है कि नहीं? यही चीज़ तो हमारा होता है गाँव में। और दूसरी बात यहाँ पे जो कही गई है कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम एक गाँव में रह रहे हैं, ठीक है, और मेरा जो है मुर्गी चोरी हो गया, सपोज कीजिए। तो मेरा मुर्गी चोरी हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपने मुखिया के पास जाएंगे, अपने सरपंच के पास जाएंगे कि सरपंच साहब मेरा मुर्गी चोरी हो गया, पता नहीं कौन ले लिया गया, किसने ले लिया, तो इसके ऊपर एक मेरा फैसला सुनाइए कि मुर्गी आखिर किसने लिया, पता करवाइए, है कि नहीं। तो हम जो सरपंच के पास गए हैं तो सरपंच मेरे बातों को सुनेगा, मालूम है क्यों? क्योंकि वो सरपंच भी उसी गांव का है, हम भी उसी गांव के हैं, और सरपंच को डर है। डर क्या है कि यदि हम इसके बातों को नहीं सुने तो अगले बार हमको सरपंच नहीं बनाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे समस्या हैं, प्रॉब्लम हैं, जिसको कि हम लोग छोटे स्तर पर यानी कि गाँवों में ही निपटा लेते हैं, क्योंकि उस समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कौन? गाँव के लोग। समस्या भी गांव के लोगों को ही है और निपटाएगा भी कौन? गांव के लोग ही निपटाएंगे। तो वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और वो ये भी देख के पता कर लेते हैं कि किसका गलती है, किसका गलती नहीं है, बिहेवियर के तौर पे। क्योंकि गांव में तो लगभग हर इंसान किसी को चिंता ही, हर किसी को जानता ही है, पहचानता ही है ना। यही चीज़ हमारा होता है कि गाँव के लेवल पर छोटे मोटे हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हमारा आया लोकल गवर्नमेंट। मान लो यदि लोकल गवर्नमेंट नहीं आता तो पुलिस स्टेशन में डेली लाइन लगा हुआ रहता हमारे फैसलों को लिखने के लिए, यानी कि हमारे शिकायत को सुनने के लिए। समझ रहे हो? मतलब कि सपोज कीजिए हमारा पटना है, पटना के आसपास कितना सारा हमारा छोटा मोटा गांव है ना। यदि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होता, सरपंच मुखिया वाला सिस्टम नहीं होता, तो आज पटना के हर एक पुलिस स्टेशन में ना लाइन लगा हुआ रहता लोगों का कि इंस्पेक्टर साहब मेरे शिकायत को लिखिए, मेरे शिकायत को लिखिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मुर्गी चुरा लिया, लोटा चुरा लिया, मेरा लड़की को ये लेके भाग गया। इस प्रकार का समस्या आपको देखने को मिलता है। लेकिन छोटा मोटा जो समस्या है वो गाँव के स्तर पे ही निपटा लिया जाता है, इसीलिए हमारे सामने आया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशियंटली। इसके साथ ही साथ और लोकल गवर्नमेंट को क्यों लाने का जरूरत पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि गाँव में क्या समस्या है ये गाँव के सरपंच ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं, गाँव के मुखिया ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो मुखिया भी उसी गाँव का रहने वाला है ना। तो गांव में कहाँ पर पैसा खर्च करना है, किस चीज़ों को मैनेज करना है, किस चीज़ों को ठीक करना है, ये सारा का सारा बात उसी गांव का आदमी जानता है। इसीलिए हमारे सामने आया लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में जो मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वो बेसिकली उसी गांव का होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे क्या ठीक करना है, ये सारा का सारा वो अच्छी तरीके से जानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि आप उसी घर के रहने वाले हैं। उसी प्रकार से गांव में कहाँ पर क्या करना है ये सरपंच के अलावा या फिर जो आपका मुखिया है उसके अलावा कोई अच्छी तरीके से बाहरी इंसान नहीं जान सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे सामने आया लोकल गवर्नमेंट का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन लोकल गवर्नमेंट पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, सेंटेंस बड़ा सिंपल है लेकिन ये बहुत बड़ा बात कह रहा है। ये कह रहा है ना कि लोकल गवर्नमेंट में ना लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए कि कोई इंसान अपना शिकायत लेके मुखिया जी के पास गया, तो क्या मुखिया जी अकेला फैसला सुनाता है? नहीं, वो सारे गाँव के लोगों को आपस में बैठाता है, पंचायत करता है, जिसको हम लोग पंचायत करना कहते हैं, है ना। मुखिया जी आते हैं, हमारे सरपंच आते हैं, सारे एक जगह पर बैठते हैं, गाँव के भी बड़े बड़े लोग होते हैं, छोटे बड़े सभी लोग गांव के होते हैं, तब जाकर कोई फैसला सुनाया जाता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरपंच जो है एक बार में कह दिया तो वही नियम लागू हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे सरपंच भी लोगों से पूछता है, गांव वालों से, कि गांव वालों तुम्हारा इस मुद्दे पर क्या फैसला है,
जिसका ज़्यादा फैसला हुआ जिसके तरफ वो जीत जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आम इंसान भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, क्योंकि आम इंसान से भी वहाँ पे सरपंच हमारे मुखिया पूछते हैं कि तुम्हारा क्या राय है इस मुद्दे पर। क्या यही चीज़ आप स्टेट्स में कर सकते हैं? क्या यही चीज़ आप अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे तो एमएलए के अलावा किसी नॉर्मल इंसान को जगह ही नहीं मिलता है बैठने के लिए, परमिशन ही नहीं मिलेगा, आपको गेट पे रोक देगा, है कि नहीं? तो लोकल गवर्नमेंट में जो है आप डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप सरपंच मुखिया के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं कि मुखिया जी मेरे से आपने राय नहीं पूछा, तो मेरा भी तो राय होना चाहिए कि मेरा मन क्या है इस मुद्दे पर, है ना? ये भी चीज़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये देखो यहाँ पे ना डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा बात कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब अपना खुद का सरकार है। खुद का सरकार का मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो गया कि वो खुद अपने मुखिया को, सरपंच को चुनता है ना? और वो खुद डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है भाई, क्योंकि यदि कोई फैसला मुखिया जी को सुनाना है तो वो अपने मन से नहीं सुनाता है, पूरे गांव के सहमति से सुनाता है। तो इसीलिए कहा गया है लोकल गवर्नमेंट को, ये जो है ना सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कि ये आदमी का खुद का सरकार है। इसमें आदमी खुद अपने लीडर को चुनता है और वो खुद फैसला भी सुनाता है। यानी कि फैसला सुनाने का मतलब यह है कि उससे पूछा जाता है, उसका राय विचार क्या है किसी खास मुद्दे पर, उससे पूछा जाता है। इसीलिए जो है इसको सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है, और ये जो है डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये होना भी चाहिए हर जगह पे। ठीक है, आगे उसके बाद द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लोकल गवर्नमेंट को परमिशन किसने दिया, है ना? इस सारा का सारा परमिशन देने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा गया, पहले से नहीं था। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ ना, शुरू से नहीं था लोकल गवर्नमेंट का ऑप्शन, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदलता चला गया, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे संविधान में भी बदलाव किया गया और लोकल गवर्नमेंट को भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया। उसी समय से हमारे भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को ये अधिकार दिया कि भारत में जो है अब लोकल गवर्नमेंट नाम जैसा भी कोई गवर्नमेंट चलने वाला है। ठीक है, संविधान देता है हमको ये राइट। आगे बढ़ते हैं। इन लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज, यानी कि अर्बन मतलब शहर, है ना? यानी कि सिटी में हमारा क्या चलता है? म्यूनिसिपैलिटी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। वही चीज़ पंचायत वाला सिस्टम बोलो या फिर पंचायती राज बोलो, ये कहाँ पे चलता है? ये आपके विलेज में चलता है, और ये जो है लगभग भारत के हर एक स्टेट्स में, भारत के हर एक स्टेट्स में आपको तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगा। हालांकि सेंट्रल तो एक ही होता है, लेकिन हर एक स्टेट्स में आपको लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगा, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कोई भी हो, हर जगह पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटी होता है शहरों में, और पंचायत या फिर पंचायती राज होता है हमारा गाँवों में, विलेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स वे डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो लोकल गवर्नमेंट किसके अंडर में आएगा बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि कोई भी गांव जो होता है वो किसी राज्य के अंदर ही तो होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पटना के आसपास कितना सारा गांव है, वो गांव किसके अंदर आ रहा है भाई? बिहार के अंदर ही तो आ रहा है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो किसके अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो अब आपके मन में सवाल तुरंत क्लिक कर गया होगा कि सर जब लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपना दबदबा इस लोकल गवर्नमेंट पे चला सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही लोकल गवर्नमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन कभी भी स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि तीनों का पावर अपना अलग अलग बटा हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्शंस इन लोकल, अच्छा यहाँ तक तो आपने जान लिया, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इलेक्शंस इन लोकल गवर्नमेंट्स वी आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखिए जब हमारे संविधान ने इस चीज़ को वहाँ पे लिख दिया, यानी कि हमारे संविधान में हमारे लीडर के द्वारा ये लिख दिया गया कि भारत में जो है अब तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी चलाया जाएगा, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को भी अब चलाया जाएगा। तो शुरुआती दौर में ऐसा देखा गया कि वहाँ पे ना रेगुलरली इलेक्शन नहीं होते थे, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट में रेगुलरली इलेक्शन एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इलेक्शन नहीं होता था। ठीक है, ये पहला समस्या था।
उसके बाद लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। ये भी देखा गया कि गवर्नमेंट तो बना दिया गया, लोकल गवर्नमेंट बना तो दिया गया, लेकिन वहाँ पे ना इलेक्शन हो रहा है रेगुलरली, ना लोकल गवर्नमेंट के पास अपना कोई पावर है, ना कोई उसके पास रिसोर्स है। देखो केवल गवर्नमेंट को बनाने से नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए, वहाँ पे इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, लेकिन यही सब चीज़ जो है लोकल गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब जब नहीं हो रहा था तो क्या किया गया भाई? तो अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। अब यहाँ पे देखा गया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ग्रांट तो कर दिया कि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हमारा चलेगा, लेकिन उस लोकल गवर्नमेंट में जो है इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहा था, पावर को शेयर नहीं किया जा रहा था, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्स नहीं था। देखो लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहीं ना कहीं से, तभी तो वो गाँवों में नाला बनवा पाएगा, गाँवों में स्ट्रीट लाइट बनवा पाएगा, गाँवों में हेल्थ सेंटर बनवा पाएगा। यहाँ पे कोई पैसा ही नहीं आ रहा तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ से बनवा पाएगा भाई? नहीं बनवा पाएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे लीडर्स को देखने में आया, हमारे लीडर्स को ये अनुभव हुआ कि गवर्नमेंट तो बन गया लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है एक बड़ा ही खास कदम उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को लेकर। कब? 1992 में। ठीक है, अब 1992 में भाई क्या किया गया इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत सुधार किया गया। टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, यानी कि 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है हमारे लोकल गवर्नमेंट को क्या किया गया? पावरफुल बनाने का कोशिश किया गया। बात समझ आ रही है? पावरफुल बनाने का, साथ ही साथ इफेक्टिव, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से लोकल गवर्नमेंट भी काम कर सके, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। कब? 1992 में। ठीक है, अब वो बदलाव कौन कौन से थे इसके बारे में भी जान लीजिए। उसमें सबसे पहला आपका बदलाव है कि नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहला बदलाव किया गया कि लोकल गवर्नमेंट में भी रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के लिए 5 साल के बाद होता है ना हमारा इलेक्शन, उसी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट में भी जो है हर एक 5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया और आज होता भी है। ठीक है, पहला ये बदलाव किया गया हमारे संविधान में। उसके बाद आगे सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि SC ST और OBC के लिए जो है लोकल गवर्नमेंट में सीट क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। अच्छा, सीट रिजर्व करने का मतलब क्या होता है मालूम है? सीट रिजर्व करने का मतलब होता है कि फलाने जगह से फलाने कास्ट का ही लोग जो है इलेक्शन लड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये हमारा सपोज कीजिए कि पटना में एक गांव है जिसका नाम है हाजीपुर, सपोज कीजिए। ठीक है, वैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि पटना में एक गांव है जिसका नाम है हाजीपुर, और हाजीपुर में सीट जो है रिजर्व कर दिया गया कि हाजीपुर में जो भी इलेक्शन लड़ेगा ना वो इंसान या तो SC होना चाहिए या तो ST या तो OBC, यानी कि किसी जगह को जब रिजर्व कर दिया जाता है कि इस जगह से इसी कास्ट का आदमी इलेक्शन लड़ेगा, उसी को हम लोग कहते हैं कि सीट को रिजर्व कर देना। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ कंपलसरी किया गया कि अलग अलग जगहों पे सीट को रिजर्व कर दिया गया, मतलब कि इस जगह से इसी कास्ट के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई दूसरा वाला इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो हमारे छोटे कास्ट के लोग हैं उसको बढ़ावा मिल सके। बात समझ आ रही है? अक्सर आप देखेंगे कि जो सीट रिजर्व किया जाता है ना वो या तो SC के लिए होगा, या तो ST के लिए होगा, या तो OBC के लिए होगा, कहीं पे भी जनरल के लिए नहीं होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जनरल वाले जो है ना ऑलरेडी बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मौका उसको दिया जा रहा है जो कि छोटे कास्ट के लोग हैं, वो भी अपने बात को रख सके, वो भी आगे बढ़ सके, इसीलिए सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा था। हमारा तीसरा क्या है भाई? 1/3 ऑफ ऑल दी पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वोमेन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में जितने भी पोजीशन हैं, पंच का, सरपंच का, या फिर और भी जो भी है, उसके लिए 1/3 जो है सीट रिजर्व कर दिया गया वोमेन के लिए। मतलब कि यदि 3 कोना है तो 3 कोने में से 1 कोना जो है वोमेन ही लोकल गवर्नमेंट के पोजीशन को संभालेगी, ये भी रिजर्व कर दिया गया। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि टोटल पोजीशन यदि मान लीजिए लोकल गवर्नमेंट में 75 है तो 75 में से 25 पोजीशन किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? वोमेन के लिए कर दिया गया। ठीक है, ये तीसरा बदलाव था।
और चौथा क्या था भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हो गया कि लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शन करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। अच्छा, यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कहा गया है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर किसी भी लोगों का किसी भी प्रकार से कोई दबदबा नहीं रहेगा। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन अच्छी तरीके से हो पाए, इसके लिए हर एक स्टेट्स में जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया, जो कि काम क्या रहेगा इसका काम केवल ये है कि लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन को अच्छी तरीके से करवाओ। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो म्यूनिसिपल कहाँ पे, शहरों में, और पंचायत कहाँ पे, गांवों में, दोनों जगह पर हमारा इलेक्शन अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा क्या है भाई, पांचवा ये है कि द स्टेट्स गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। यानी कि पांचवा हमारे संविधान में ये बदलाव किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर और कुछ पैसे यानी कि रेवेन्यू जो है किसको देने पड़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ताकि वो भी अपने पावर को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके और वो भी अपने रेवेन्यू को अपने अनुसार से खर्च कर सके। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो उसके बाद द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन ये जो शेयर करने का तरीका है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। मतलब कि हो सकता है कि कोई स्टेट अपने वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर शेयर किया हुआ है, हो सकता है कि कोई स्टेट अपने लोकल गवर्नमेंट को पावर बहुत ही कम शेयर किया हुआ है। तो शेयरिंग का जो तरीका है वो कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। और लोकल गवर्नमेंट में दो ही चीज़ आपका आता है। पहला आता है आपका पंचायती राज बोलो या फिर पंचायत बोलो, कहाँ पे, गाँवों में। और म्यूनिसिपल बोलो या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलो, कहाँ पे होता है, सिटी में होता है। तो पंचायती राज किस प्रकार से काम करता है लोकल गवर्नमेंट में और म्यूनिसिपैलिटी किस प्रकार से काम करता है लोकल गवर्नमेंट में, ये दोनों हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में बेसिकली आपने ये केवल पढ़ा कि हमारे लोकल गवर्नमेंट में दो आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी शहरों में और पंचायती राज आपका गाँवों में। लेकिन ये दोनों काम कैसे करता है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी हमारा काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।